भाई साहब अगर आप कोर पर्पस पूछोगे ना, वाई, क्यों ये पागलपन कर रहे हो भाई। एक बहुत अच्छा ऑथर है, उसके वीडियोस आप देखना, वेरी इंपैक्टफुल। इसका नाम है साइमन सिनेक और उसकी एक बुक है, एक ने अब तो बहुत सारी लिखी है, लेकिन उसका एक जो सबसे पॉपुलर टाइटल है वो है स्टार्ट विथ वाई। बिकॉज इफ योर वाई इज क्लियर, मीन्स अगर आपको आपका पर्पस क्लियर है ना कि आप क्यों कर रहे हो, तो कितनी भी चैलेंज आए आप रुकोगे नहीं। जिनको अपना पर्पस पता होता है वो किसी भी प्रॉब्लम के आगे झुकते नहीं है। वॉट भी अपने आप रास्ते निकलेंगे, कैसे करेंगे वो बाद में, पहले वाई तो क्लियर करो, कर क्यों रहे हो। सो वाई इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इस कंपनी का वाई एक पॉजिटिव इंपैक्ट एनबीडी है, तो एक पॉजिटिव इंपैक्ट होना ही चाहिए। दिस इज नॉट अबाउट मनी, दिस इज अबाउट क्रिएटिंग अ पॉजिटिव इंपैक्ट इन इंडियन मैन्युफैक्चरर्स एंड इंडियन ट्रेडिंग इकोसिस्टम। This is not your job. You are not doing a job with us. You are contributing. Every day when you go to the market, you are not performing your duties. You are contributing. And your numbers, whatever you are achieving, that is your contribution that you have actualized. नीयत सबकी अच्छी होती है, नीयत सबकी साफ होती है, सब कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, लेकिन कुछ ही लोग कर पाते हैं। तो जो भी नंबर्स आप लोग अचीव कर रहे हो ना, दैट इज योर जेन्युइन कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन की नीयत रखना और बात है, और एक्चुअल कंट्रीब्यूट करना नंबर्स अचीव करके, वो दो अलग बातें हैं। इंटेंशनली एवरीबडी इज गुड, एवरीबडी वांट्स टू कंट्रीब्यूट, बट एवरीबडी कांट। ठीक है। सो जो जेन्युइन नंबर्स आप अचीव करो ना, शाम को जब आप देखोगे आज मैंने ये किया, आई एडेड 5 न्यू रिटेलर्स टुडे, आई ऑनबोर्डेड 3 रिटेलर्स ऑन रुपीज, और आई एडेड ए न्यू डिस्ट्रीब्यूटर टुडे, या मेरा डिस्ट्रीब्यूटर जो एवरेज 3-4-5 लाख का माल लेता था, आज फर्स्ट टाइम उसने 10 लाख का माल लिया। हर छोटे डेवलपमेंट से आपको खुशी मिलनी चाहिए। यार मैं आज एक कदम आगे बढ़ा, एक पार्टी के साथ या एक एरिया में एक रिटेलर के साथ, आज एक पॉजिटिव डेवलपमेंट हुआ। ये छोटे छोटे प्रोग्रेस से ही हम अपने मिशन को अचीव करेंगे। बड़े बड़े सपने देख के बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं, डेली मार्केट में जाके छोटे छोटे अचीवमेंट से वी आर गोइंग टू एक्चुअलाइज दिस मिशन। इसके लिए आपको कुछ बोल्ड एंड डायनेमिक नहीं करना है, हम आपको जो इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं उसको फॉलो करना है, एंड मेक श्योर कि जो आपको असाइन किया है, चाहे वो टारगेट है या नंबर्स है या पॉलिसी या सिस्टम है, उसको इंप्लीमेंट करना है इफेक्टिवली। और जहां पे भी आपको दिक्कत आती है, हमसे रेगुलर बात करनी है आपको, कम्युनिकेट विथ अस। बिकॉज जहां पे भी, लेट्स से वी गिव यू 10 थिंग्स, 10 लॉजिक्स, और वो कम पड़ गए, तो आपको और लॉजिक चाहिए ना, उसके लिए आपको हमारे पास आना चाहिए। बिकॉज गंगा का सोर्स गंगोत्री है ना, सोर्स पे जाना पड़ेगा ना। सो अगर हमने आपको 15 चीजें बताया कि दीज आर द रीजंस व्हाई वी आर डूइंग इट, दिस इज हाउ यू हैव टू एक्सप्लेन, वो 15 चीजें नहीं चली, आपको 5 और जाननी है, तो यू हैव टू टॉक टू अस। सो कम्युनिकेट विथ अस। हम जो नंबर्स वगैरह आपको बोलते हैं ना, इट्स नॉट बिकॉज कि हमको प्रॉफिट कितना होने वाला है, इट्स बिकॉज हम कितने जल्दी मैन्युफैक्चरर्स तक जाके बोलेंगे कि भाई आप खड़ा हो और कुछ कर। और हमारा एटीट्यूड कैसा होता है, यहां सूरत में डाइंग मिल्स है, डाइंग प्रिंटिंग टेक्सटाइल का बहुत बड़ा इकोसिस्टम है ना, 500 डाइंग मिल है। एक यहां की बहुत अच्छी फर्म है लक्ष्मीपति, संजय सरावगी जी। I took his interview for my book because I'm an author. I take interviews of businessmen, how they created their business and all. उन्होंने बोला कि 35,000 मीटर कपड़ा, 35,000 मीटर कपड़ा, उसको एक बार हम लोग धोते हैं, फिर वाइटनिंग करते हैं, फिर धोते हैं, फिर डाइंग करते हैं, फिर धोते हैं, 2 लाख लीटर पानी चाहिए। कितना? 2 लाख लीटर पानी चाहिए 35,000 मीटर कपड़े के लिए।
और सूरत में जो 500 मिल है, कोई 4 लाख मीटर कपड़ा रोज डाइंग करता है, कोई 1.5 लाख करता है, एवरेज 2 लाख गिन लो, 35,000 पे 2 लाख लीटर, तो 2 लाख पे कितना? 6 टाइम्स, यानी 12 लाख लीटर पानी एक डाइंग मिल को चाहिए। ऐसी 500 मिल है सूरत में। ये लोग जमीन से खींचते रहते हैं, खींचते रहते हैं, खींचते रहते हैं, और फिर गंदा पानी कहीं भी छोड़ देते हैं। इनको पॉल्यूशन कंट्रोल वाले आएंगे, पैसे खिला के भेज देंगे। हम बोलते हैं यार अपनी मिल को अपग्रेड करो, वाटर रीट्रीटमेंट रिसाइकलिंग का करो। अरे इतना इन्वेस्टमेंट करेंगे का, मार्जिन ही नहीं है। और कपड़ा बना के दो, 120 दिन 160 दिन से पहले पैसे ही नहीं आते। पैसा ही नहीं है, हमारा पैसा तो मार्केट रोक के बैठा है, क्या डेवलपमेंट करेंगे हम लोग? ये हालत है हमारी, रियलिटी चेक बता रहा हूं आपको। हमारे मैन्युफैक्चरर भी फंसे हुए हैं, चाहकर भी नहीं कर सकते। अब ये जो लक्ष्मी विद्या का एग्जांपल इसलिए देता हूं कि जब मैं उनसे मिला, उन्होंने बोला इस समय मेरे प्लान में, तब वो एयरजेट डाइंग, एयरजेट डाइंग, वाटर नहीं, एयरजेट डाइंग, नॉर्मल वाटर कंजम्पशन से ओनली 7%। जहां 1 लाख लगना चाहिए वहां सिर्फ 7,000 लीटर पानी। ऐसे मशीन्स उन्होंने क्रिएट किए, इटाली, जर्मन, जापानीज फर्म से कोलैबोरेट करके। उनके कैंपस में जो मशीनरी थी, बोले इस समय जो मशीनरी आप देख रहे हो ना, 200 करोड़ का मशीनरी लगा है। बोले हम पूरे इंडस्ट्री के 500 डाइंग मिल वालों को बुला बुला के हमारा मशीन दिखाते हैं, आप ये करो, आप ये करो, आप ये करो। बोले पैसे कहां से लाएंगे भाई? ये आपको एक इंडस्ट्री का एग्जांपल देता हूं। ये बाकी के डाइंग वाले भी अपग्रेड कर सकते हैं, लेकिन उनको इन्वेस्टमेंट चाहिए, उनका पैसा तो मार्केट रोक के बैठा है। होलसेलर, ट्रेडर, रिटेलर, सबने पैसा ब्लॉक करके रखा है। और रिटेलर कर क्या रहा है? कंपनी को पेमेंट करने की बजाय रियल एस्टेट खरीद रहा है, प्रॉपर्टी खरीद रहा है, गाड़ियां खरीद रहा है। ये जो हमारा ट्रेडिंग इकोसिस्टम है ना, ये एक मेनेस है, एक तरीके का बीमारी है। ये क्योर करना है ना इसको, हमसे अकेले से नहीं होगा, शुरुआत हमसे होगी, राइट? रातों रात सक्सेस पॉसिबल नहीं है, लेकिन रातों रात पहला स्टेप तो पॉसिबल है ना। ओवरनाइट सक्सेस इज नॉट पॉसिबल, बट ओवरनाइट वन स्टेप एट अ टाइम मीनिंगफुल एक्शन इज पॉसिबल, राइट? दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। मैंने सिर्फ आपको एक टेक्सटाइल का एग्जांपल इसलिए दिया कि आपको समझ में आए कि हमारे इकोसिस्टम में क्या जेन्युइन प्रॉब्लम्स है। अब मैंने उनको पूछा कि 200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आपके पास कैसे आया? बोलता है सर, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के जो कोर ग्रुप है उसमें मैं मेंबर हूं, चैंबर ऑफ कॉमर्स में मेरा अच्छा है, टेक्सटाइल एसोसिएशन में मेरा अच्छा इन्फ्लुएंस है, गवर्नमेंट की क्या नई पॉलिसी है, कहां पे क्या स्कीम है, कहां पे सब्सिडी है, कहां पे फॉरेन बैंक्स लोन देने को तैयार है, किस टाइप के प्रोजेक्ट पे, सारा नॉलेज है मेरे पास। ये 200 करोड़ मेरी जेब से थोड़ी निकाला है मैंने, सब कुछ अवेलेबल है। नीयत होनी चाहिए, हमारे यहां के लोगों में नीयत ही नहीं है। सेकेंड प्रॉब्लम जो बोलते हैं ना, मेक फॉर इंडिया एंड मेड इन इंडिया एंड मेक फॉर द वर्ल्ड। ज़ारा या जितनी भी इंटरनेशनल ब्रांड है या इटालियन फैशन हाउसेस है, राइट, जो ग्लोबल ब्रांड्स है, वो सब सूरत आते सोर्सिंग करने के लिए और आके वापस जाते अपसेट होके। या ग्लोबल बायर्स खड़े हैं लेने को, लेकिन इनकी काम करने की सिस्टम देखते हैं, लेबर की हालत देखते हैं। डाइंग मिल में एवरेज 52-54% डिग्री टेम्परेचर होता है, स्टीम निकलता है ना गर्म। वर्कर की हालत देख के बोलते हैं इनसे खरीदा तो दुनिया में हमारा नाम खराब हो जाएगा। एंड क्वालिटी अच्छी है प्रोडक्ट की, प्राइस भी अच्छा है, लेकिन इनकी मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस देख के इनसे धंधा नहीं कर सकते, वरना पूरी दुनिया में हमारा नाम खराब हो जाएगा। यह हालत काफी प्रोडक्ट्स में होती है।
लोग इंडिया से सोर्स करना चाहते हैं, चाइना का स्ट्रॉन्ग ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली वियतनाम, इंडोनेशिया ये लोग ने पहले डेवलप कर लिया और उनकी इकोनॉमीज बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। एक टाइम पे इंडिया वाज द फास्टेस्ट ग्रोइंग जीडीपी एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, हाईएस्ट जीडीपी हमारा था। अब नहीं, हम तीसरे चौथे नंबर पे। अभी छोटे देश बांग्लादेश की जीडीपी हमसे अच्छी हो गई अब, सरप्राइजिंगली। ये रियलिटी है, ये रियलिटी है। हम भी चाहे तो सिर्फ जॉब कर सकते हैं, हम चाहे तो सिर्फ वो धंधा करो जिसमें पैसा मिलता है, प्रॉफिट। लेकिन हम सबको किसी न किसी काम के लिए दुनिया में भेजा है। शायद हमारा ये ऑब्जेक्टिव बनना था किसी दिन। वी आर द चोजन वंस। इस काम को करने के लिए, इसकी शुरुआत करने के लिए शायद वी वर द चोजन वंस। हमारा ड्यूटी है, ये कॉल फॉर ड्यूटी बोलते ना, ये वो है। अंडरस्टूड इन टोटालिटी एवरीवन? अवर मिशन विजन, अगर ये आपको समझ में आया तो आपको समझ में आएगा कि हम क्यों ये सब क्रेजी पॉलिसी लेके घूम रहे हैं। विल गो फॉर अ ब्रेक? यस नो? पिक्चर अभी बाकी है। वी हैव टू ऑल्सो कि डिस्ट्रीब्यूटर से बात करेंगे तो क्या बेनिफिट दिखाना है, ऑल दोस थिंग्स। ठीक है, वी विल डिस्कस अबाउट दोस प्रैक्टिकल थिंग ऑल्सो। बट आइडियोलॉजिकली this understanding about the core mission of the company is very important. Core purpose, our why is positively impact the Indian manufacturing and trading ecosystem. इसलिए don't come to us explaining to us कि why we should change the policy, because हमको पॉलिसी चेंज करके शॉर्टकट मार के इजी सिस्टम देके टर्नओवर बढ़ाने में इंटरेस्ट नहीं है। आप आके बोलोगे कैश एंड कैरी निकाल दो, ये कर दो, हम कर लेंगे। क्यों? अगर हमको सिर्फ पैसा बनाए तो हम कर लेंगे, लेकिन हमारा एजेंडा वो है ही नहीं भाई। कैसे कन्विंस करोगे आप हमको? अगर आप बोलते हो कि नहीं ये सिस्टम निकाल दो, दैट मीन्स आप हमको बोल रहे कि अपना मिशन छोड़ दो। छोड़ दे क्या हम हमारा मिशन? छोड़ दे? नहीं ना। लेट अस स्टिक टू व्हाट वी आर डूइंग। किसी दिन तो रास्ता बनेगा। Yes, no? ठीक है, let's go for a break. We have a break of 15 minutes. You to become a Superman, कल से जाके सीधा फाड़ दोगे सबको? No. It's a process. Important is your own understanding. Right? I'm not expecting miraculous results from you. I'm expecting daily small victories. Daily victories, small. That gradual progress is good. Overnight progress, ओवरनाइट सक्सेस, जो जितने तेजी से उठता है उतने तेजी से गिरता भी है, वो ज्वार की तरह होता है। ठीक है, वी वांट स्टेबल ग्रोथ, स्टेप बाय स्टेप, कॉन्क्रीट, विद अंडरस्टैंडिंग, विद लॉन्ग टर्म इंपैक्ट। एंड एक बार जो डिस्ट्रीब्यूटर आ गया, एंड इफ दे आर जेन्युइनली गुड, द डिस्ट्रीब्यूटर विल थैंक यू, बिकॉज वी जेन्युइनली वांट टू डेवलप देम। We are thinking about how do we do business management training with them. How do we share the strategies so that they can grow their business? We have many plans. It's not कि हम सिर्फ उनसे धंधा करवाएंगे, हम उनके धंधे को next level पे ले जाएंगे। Have you spoken about these values to distributors? अगर एक हाथ से कुछ मांग रहे हो तो एक हाथ से कुछ देने वाले, वो भी तो बताना पड़ेगा ना। This is where the communication gap is. हम इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को जितना सपोर्ट करना चाहते हैं, उतना ही अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर्स को डेवलप करना चाहते हैं। हमको खुशी तब मिलेगी, हमारा बैलेंस शीट कितना है वो बाई प्रोडक्ट है। इफ आई एम प्लेइंग अ गुड गेम, माई स्कोर इज गोइंग विल बी गुड, राइट? मुझे उसकी चिंता करनी नहीं है, स्कोर बोर्ड तो अपने आप अच्छा हो जाएगा, मेरे को अच्छी गेम खेलनी है। वी आर द गेम चेंजर्स, राइटली डिफाइंड बाय यू। This perspective is very important. How many distributors we helped in transformation and developed them? How many manufacturers we helped? How many retailers we helped? This is the score for which I am more concerned, the management is concerned. Money, profit is a byproduct.
Even if, let's say, in 10 years, I'm telling you, I'm giving you a very bold statement, that even after 10 years, if this company is not making profit, but it has genuinely impacted retailers, wholesalers and manufacturers, we will be the happiest people. Even after 10 years of business operation, if it is not making profit, we are not worried. And this is recorded. If someday you see एक छोटा सा भी hint देखो ना that I am getting greedy with you people, मेरे को ये वीडियो दिखा के challenge me. Because आजकल कंपनीज, हाँ हमको भी for this company also to expand will need funds. But if this company has database of retailers, good quality retailers, good quality distributors, even if company is not making profit, it will still have valuation. And we can raise money through valuation for further expansion and development. There are ways to generate money and generate funds. Net profit is not the only parameter. ये न्यू एज बिजनेस वर्ल्ड है भाई, 21वीं सदी का. या वी आर नॉट वरीड अबाउट प्रॉफिट, वी आर वरीड अबाउट इंपैक्ट. मैं फिर से एक बार बोल रहा हूं, even after 10 years, if we don't have profit, we will not blame you. But if we fail to develop good quality retailers, good quality distributors, and if we fail to really help Indian manufacturers, this company is going to be a failure. Even if it is profitable. Because हमारा एजेंडा प्रॉफिट है ही नहीं. The end goal and objective of this company is not profit. It is impact. And I know many crazy entrepreneurs because ये जो world view है ना, मेरा world view is shaped by many people. Same is with Rakesh bhai, same is with every promoter of this company. ये इन सभी लोगों में एक अच्छी चीज है, they all are lifelong learners. ये रोज नया सीखते हैं. लास्ट टाइम मैंने एक कोट कहा था आपको, आज दोबारा रिपीट करता हूं. नेवर स्टॉप लर्निंग इन लाइफ बिकॉज लाइफ नेवर स्टॉप्स टीचिंग. जिंदगी में कभी सीखना बंद मत करना, क्योंकि जिंदगी सिखाना बंद नहीं करती. रोज कुछ नया सीखने को मिलेगा आपको इफ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ लाइफ. एंड द गुड पार्ट विद दीज पीपल इज दे आर क्रेजी. रोज कुछ नया पॉइंट, अरे ये बुक, ये कोट, ये वीडियो, वो, ये मार्केट, ये मैन्युफैक्चरर, ये फैक्ट्री, ये एग्जांपल, ये स्टार्टअप आइडिया, यही डिस्कस होता है हमारे बीच और हम इसी में खुश है. हमको तो सिर्फ ये एक्साइटमेंट है कि कितने जल्दी जाके कितने डिस्ट्रीब्यूटर्स को डेवलप करें, कितने रिटेलर्स को डेवलप करें. बस ये रिजल्ट दे दो हमको. प्रॉफिट नहीं होगा चलेगा, हमको ये रिजल्ट चाहिए. अंडरस्टूड जितेंद्र? प्लीज इंट्रोड्यूस दिस कंपनी प्रॉपरली. वी आर बंच ऑफ क्रेजी पीपल. शेख चिल्ली है हम लोग, ठीक है. पर फिर किसी आदमी ने बैठे बैठे सोचा कि अगर पंछी उड़ सकता है तो आदमी क्यों नहीं. उसने सोचा, उसने कुछ काम किया और वो आधा काम छोड़ के गया, फिर किसी ने कंप्लीट किया, उसके बाद किसी ने किया. आज एयरप्लेन्स है ना, आदमी उड़ता है, पंछियों से ज्यादा तेज उड़ता है. एक साथ 700 लोग भी उड़ते हैं. किसी पागल आदमी ने सोचा कि आदमी क्यों नहीं उड़ सकता. एंड अगर आप हिस्ट्री निकाल के देखोगे तो पहली बार उसने वो बड़े पंख लगा के उड़ने की कोशिश की थी. पहली बार जब दिमाग में ख्याल आया ना कि आदमी क्यों नहीं उड़ सकता, उसने पंख लगा के उड़ने की कोशिश की थी. पागल था. बट पागल लोग ही दुनिया बदलते हैं. नॉर्मल थिंकिंग वाले कंफर्ट जोन में बैठे बैठे सिर्फ बातें करते हैं. वो पेन जोन में, वो पागल नदी में तो पागल लोग ही कूदते हैं भाई. और आप में अगर ये पागलपन नहीं है तो आप गलत लोगों के साथ फंस गए हो. आप लोगों को बोल रहा हूं, इफ यू आर नॉट एज क्रेजी एज वी आर, और इफ यू कांट बी एज क्रेजी एज वी आर, आप गलत लोगों के साथ जुड़ गए हो.
ठीक है, बिकॉज इफ यू रियली वॉन्ट टू एंजॉय दिस जर्नी अलॉन्ग विथ अस एंड यू वॉन्ट टू कॉन्ट्रीब्यूट और लंबे समय तक इस कंपनी के साथ रह के ये बदलाव लाने में अपना अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन देना चाहते हो या हमारे साथ ग्रो करना चाहते हो, तो आपको हमारी तरह सोचना पड़ेगा। हमारे गोल को अपना गोल समझना पड़ेगा, हमारे एजेंडा को अपनाना पड़ेगा, और ये सेल्फिश एजेंडा नहीं है। ठीक है, कुछ बहुत अच्छे कोट्स है जो मुझे पसंद है। हेनरी फोर्ड, अ बिजनेस दैट मेक्स नथिंग बट मनी इज अ पुअर बिजनेस। और इसने खाली बातें नहीं की थी, जब कार का इन्वेंशन हुआ था तो कार इतनी महंगी बेचते थे कि सिर्फ रिच एलिट रॉयल लोग ही खरीद सकते थे, बाकी सब बग्गी और घोड़े गाड़ी में जा रहे थे, सड़कों पे घोड़े घूमते थे। और हेनरी फोर्ड को इस बात से दिक्कत थी कि क्यों सिर्फ कुछ ही लोग इसका मजा लेते, जबकि ये टेक्नोलॉजी मिडिल क्लास को भी अफोर्ड कर सकते हैं ये कार। सो उन्होंने ऐसी फैक्ट्री बनाई और उसमें असेंबली लाइन सिस्टम और बहुत सारे नए नए कॉन्सेप्ट लाए ताकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को नीचे लाया जा सके। टेक्निक ऐसी डेवलप की कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नीचे आया, लेबर को दुगना पे करते थे। दूसरे कार मैन्युफैक्चरर्स जो सैलरी देते थे लेबर को, उससे डबल पे करता था ये, फिर भी इसको अफोर्डेबल था और आधे रेट में कार मार्केट में लॉन्च की और मिडिल क्लास आदमी भी कार में घूमने लगा, इस आदमी की वजह से, हेनरी फोर्ड। वरना तब तक कार को एकदम सुपर प्रीमियम निश लोगों के लिए बना के रख दिया था इन लोगों ने, इस टेक्नोलॉजी को एलिट फ्यू के हाथ में दे दिया। लेकिन यह आदमी बोला कि ये नहीं चलेगा, पूरा मार्केट सिस्टम हिला के रख दिया, पूरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इसके खिलाफ थी, सबसे लड़ा। He did what he did. स्टाफ को दुगनी सैलरी दी, सारा लेबर इधर आ गया, बाकी के फैक्ट्री वाले को प्रॉब्लम हो गई। फिर इसको कॉर्नर करने की कोशिश की, इसकी फैक्ट्रियां बंद करवाने की कोशिश की, सब किया। और उसके बाद भी कार आधे रेट में दी, वहां मार्जिन खत्म हो गए उनके, क्योंकि वो लोग कम गाड़ियां बनाते थे, उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत हाई थी, इसलिए लेबर को भी कम दे रहे थे, कस्टमर से ज्यादा ले रहे थे। ही डिसरप्टेड द बिजनेस मॉडल। ऐसे तो कई एग्जाम्पल्स मिलेंगे आपको। हेनरी फोर्ड जैसे लोग चाहिए मार्केट में, ठीक है। एंड जो उन्होंने बोला है ना, ये सिर्फ स्लोगन नहीं है, ही एक्चुअलाइज दिस, करके दिखाया था। जॉन मैके सेज, जस्ट एज पीपल कैन नॉट लिव विदाउट ईटिंग, जैसे एक आदमी खाए बिना नहीं जी सकता, वैसे एक बिजनेस प्रॉफिट के बिना सरवाइव नहीं कर सकता। इसलिए प्रॉफिट इंपॉर्टेंट है। प्रॉफिट होगा तो मार्केटिंग में पैसा डाल सकते हो, प्रॉफिट होगा तो डिस्ट्रीब्यूटर के पीछे, उसके लर्निंग के पीछे, उसके ट्रेनिंग के पीछे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, प्रॉफिट होगा तो R&D कर सकते हो, प्रॉफिट होगा तो टीम को बेटर सैलरी दे सकते हो, प्रॉफिट नहीं होगा तो कुछ नहीं हो सकता। तो प्रॉफिट तो हमको चाहिए भाई, लेकिन हमारी जेब में डालने के लिए नहीं। इस कंपनी को प्रॉफिट चाहिए, लेकिन जेब में डालने के लिए नहीं। री इन्वेस्ट करना है इकोसिस्टम पे। अरे जेब में 1 रुपया नहीं होगा, मैं 10 रुपए की बात करूंगा तो थोड़ी चलेगा। अगर मुझे किसी को 10 रुपया देना तो मेरी जेब में 20 होना चाहिए। इफ आई वॉन्ट टू कॉन्ट्रीब्यूट, फर्स्ट आई नीड टू हैव। इसलिए प्रॉफिटेबिलिटी, जैसे रोज खाना इंपॉर्टेंट है शरीर के लिए, वैसे प्रॉफिट बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है। बट देन ही सेज, बट मोस्ट पीपल डोंट लिव टू इट। लोग सिर्फ खाने के लिए नहीं जीते, जीने के लिए खाना जरूरी है, वैसे एक मिशन को पूरा करने के लिए प्रॉफिट जरूरी है। लेकिन प्रॉफिट ही सब कुछ नहीं है भाई, प्रॉफिट ही सब कुछ नहीं है। नीदर मस्ट बिजनेसेस लिव जस्ट टू मेक प्रॉफिट। और इसलिए बिजनेस सिर्फ प्रॉफिट के लिए नहीं होना चाहिए। 20 साल के मेरे करियर में 3,500 से ज्यादा बिजनेसमैन को मैंने बिजनेस मैनेजमेंट लीडरशिप की ट्रेनिंग दी है, ट्रेनिंग कोचिंग, और 150 से ज्यादा कंसल्टिंग असाइनमेंट्स मैंने कंप्लीट किए हैं। एक चीज मेरे को समझ में आ गई, जो आदमी ये बोलता है ना, मैं उसको पूछूं बिजनेस क्यों कर रहा है, प्रॉफिट के लिए, पैसे के लिए, अब मैं हंस देता हूं, क्योंकि मेरे को मालूम है कि एक आदमी का जब तक पैसे का इंपॉर्टेंस कब तक होता है मालूम है,
पैसे का वैल्यू एंड इंपॉर्टेंस, जब तक पैसे से पूरी की जा सके ऐसी कोई जरूरत अभी आपकी पूरी हुई नहीं है, तब तक ही पैसा आपको अपील करता है. ओनली up to a point where there are some of your desires, unfulfilled desires, that can only be fulfilled with money. Up to that point, money makes sense. After that, money loses its importance. और ये बिजनेसमैन के साथ बाद में ये होता है कि प्रॉफिट के बियॉन्ड कोई ऑब्जेक्टिव ही नहीं था इनके पास. तो वो लेवल आ जाता है ना, ऑफिस जाना छोड़ देते हैं, फैक्ट्री जाना छोड़ देते हैं, बिजनेस पे फोकस करना छोड़ देते हैं. अरे यार, एक बिजनेस का बेस फाउंडेशन बनाने में 20 साल लग जाते हैं. टिल द एज 50 आदमी 50 का होता है ना बिजनेसमैन, तब तक तो ही हैज क्रिएटेड अ ब्रांड, अ टीम, अ ग्रुप ऑफ कस्टमर्स, नेटवर्क, वेंडर, एक फर्म बेस बनाया. अल्टीमेट मल्टीप्लीकेशन ऑफ सक्सेस हैपेंस बिटवीन 50 to 60. ये 10 साल में उसका सबसे ज्यादा ग्रोथ आता है, क्योंकि 20 साल तो फाउंडेशन में लग गए, उसके बाद बिल्डिंग बनता है. लेकिन इसको तो 50 तक में फाइनेंशियल गोल खत्म हो गए एंड दे डोंट ग्रो. बहुत कुछ कर सकते थे लेकिन नहीं करना, इच्छा ही नहीं है उनको. क्यों? पैसा ही सब कुछ था उनके लिए. हो गया, बंगला बन गया, 10 प्रॉपर्टी हो गई, भाड़ा आ रहा है, महीने का 10-12 लाख का पैसिव इनकम है. तो जो सिर्फ पैसे के लिए काम करता है वो एक एज के बाद डॉर्मेंट हो जाता है, यूजलेस, एंड उसकी नेक्स्ट जनरेशन में सब खत्म हो जाता है. क्योंकि फादर घर पे बैठा हुआ है, बच्चे को लगता है बैठे बैठे सब होता है, बच्चा मेहनत नहीं करता. और जिस दिन फादर जाता है, बच्चे को तो बैठे बैठे सब करने की आदत है, ख्याली पुलाव बनाता है, गलत जगह इन्वेस्टमेंट करता है, गलत लोगों के साथ पार्टनरशिप करता है. पैसा कमाने के लिए जिसने मेहनत की है उसी को पैसा बचाने और संभालने का स्किल सीखने को मिलता है. फादर ने कमाया तो फादर के पास वो स्किल थे, बच्चे ने नहीं कमाया तो बच्चे में वो स्किल ही नहीं है पैसे संभालने के, क्योंकि पैसा कमाते कमाते ही पैसे बचाने के स्किल सीखने को मिलते हैं. ये लॉ ऑफ नेचर है. और जिसको एक्सीडेंटली पैसा मिल गया, हॉर्स रेस में पैसा कमाने के लिए मेहनत नहीं की ना, उसको पैसा संभालने का स्किल डेवलप नहीं होता है. इसलिए ये पैसे जल्दी आते, और दिस इज लॉ ऑफ नेचर. पैसा कमाने के लिए जो आप मेहनत करते हो उसी में पैसा संभालने के स्किल सीखने को मिलते हैं. इसलिए दिस इज अ जर्नी, इट्स अ प्रोसेस, एंड इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग प्रोसेस. If you are working only for money, beyond a certain point, at certain age, you will become dormant, useless. आपका पूरा पोटेंशियल सड़ जाएगा, आपकी आने वाली जनरेशन के लिए गलत एग्जाम्पल सेट होगा, एंड आने वाली पीढ़ियों में पॉवर्टी पक्की है, फाइनेंशियल स्ट्रगल पक्का है. और कुछ बिजनेस में आप देखना, बिजनेसमैन को बिजनेस में ही इतना मजा आता है और उनका पर्पस इतना बड़ा होता है, 70-75 पे भी दे आर एक्टिव. ये आपका एमडीएच का एग्जांपल ले लो, वो जो चौधरी अंकल कितने सालों तक चले, राइट? टिल 90 ही वाज एक्टिव इन बिजनेस एंड ही वाज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ हिज ओन कंपनी. एड में वही दिखते थे, 90 की उम्र तक एड में भी वही थे. यू थिंक पैसे के लिए कर रहे थे? राइट? सो प्रॉफिट, जैसे शरीर के लिए खाना इंपॉर्टेंट है, बिजनेस के लिए प्रॉफिट इंपॉर्टेंट है. लेकिन सिर्फ खाने के लिए नहीं जीते ना हम, वैसे सिर्फ पैसे के लिए बिजनेस नहीं होता है. ठीक है? दिस अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस मैन, इसकी आपने क्या हिस्ट्री जानी है पता नहीं, एलॉन मस्क की. इफ इट्स good for humanity, even if you lose all the money, it's worth doing. इस बंदे ने अपनी लाइफ का एक मिशन बनाया है, मैं मरूं उससे पहले कम से कम 10 लाख लोगों को मार्स पे सेटल करके मरूंगा. टाउनशिप बना रहा है मार्स पे, मंगल ग्रह पे, हाउसिंग टाउनशिप बना रहा है, विलास बना रहा है, वहां पे मटेरियल यहां से भेज रहा है, या वहां का लोकल मटेरियल क्या यूज कर रहा है पता नहीं. अर्थ पे जैसा वेदर, माहौल, क्लाइमेट कंडीशन है वैसा मार्स पे है.
और यह बोलता है कि दुनिया में इतना पॉपुलेशन बढ़ गया है कि यह अर्थ बर्बाद हो जाएगा अगर यहां से लोगों को शिफ्ट नहीं किया तो। या तो पॉपुलेशन ग्रोथ अटकना चाहिए या लोगों को रहने के लिए दूसरी जगह देनी पड़ेगी। अरे आप और मैं सोच सकते उससे कई गुना बियॉन्ड की चीज सोच रहा है ये आदमी। पेपाल में पार्टनर था, वहां से एग्जिट मिला, पैसा मिला, उसके बाद एक और बिजनेस किया, टेस्ला, स्पेसएक्स एक और उसका बिजनेस था। स्पेसएक्स है जिसमें उसने वो स्पेसशिप बनाई ताकि यहां से मार्स आप ट्रैवल कर सको। उसने वो स्पेसशिप बनाई, वो गई, लेकिन लैंडिंग के बाद आते ही क्रैश हो गई। थर्ड फोर्थ यानी 9 अटेम्प्ट उसके फेल हुए, लेकिन थर्ड फोर्थ के बाद इसके पैसे कैश क्रंच आना लगा। जितना उसको एग्जिट मिला था, उसकी जितनी वेल्थ थी खत्म होने लगी। किसी ने बोला पागल है, बैंकरप्ट हो गया है तू, कर क्या रहा है? बोले भाई एक एयरप्लेन अगर एक ही बार उड़ सकता तो एयर टिकट का रेट क्या होता? कोई अफोर्ड ही नहीं कर सकता था उसको। 500 करोड़ का प्लेन 500 लोग ट्रैवल करते हैं तो 1 करोड़ रुपए टिकट होता है एक बार का, सिर्फ कॉस्ट निकालने के लिए, और उसमें फ्यूल का कॉस्ट अलग, सर्विस का कॉस्ट अलग। तो आज ये दुनिया में लोग आराम से उड़ रहे ना, पॉसिबल ही नहीं था। एक फ्लाइट 15 साल यूज हो रही है, इसलिए ये सस्ते में मिल रहा है। 3000 में 4000 में लोग ट्रैवल कर रहे हैं। वैसे ही यहां से मार्स आने जाने का अगर एक स्पेसशिप एक ही बार यूज होगा और दोबारा सेफली वापस नहीं आएगा, कोई जाएगा ही नहीं मार्स। तो मेरे को तो ऐसा स्पेसशिप बनाना है जो यहां से जाए आए जाए आए जाए आए और 10 साल चले। जब तक वो बनेगा नहीं मैं छोड़ूंगा नहीं। बोले तू बर्बाद हो गया और हो जाएगा। बोले अरे इफ इट इज गुड फॉर ह्यूमैनिटी, इंसानियत के लिए अगर ये जरूरी है तो मैं बर्बाद होगा तो भी चलेगा, लेकिन मैं छोड़ूंगा तो नहीं। दो ही चीज हो सकती है, या तो ये पूरा होगा या ये उस दिन रुकेगा जिस दिन मैं मरूंगा। एंड बाद में उसके 9th या 10th अटेम्प्ट पे एक स्पेसशिप बनाई जो अब तक शायद 15 बार मार्स पे जाकर वापस आ चुकी है सेफ लैंडिंग के साथ। He created that. And now he's building a township. और बोलता है मैं मार्स पे ही मरूंगा, सबसे पहले मैं जाऊंगा रहने वहां पे। एंड अगर मार्स पे टाउनशिप बन गई तो अर्थ का आधा पॉपुलेशन वहां शिफ्ट कर सकते हैं विद अ स्पेसशिप, जो यहां से यूएस जाके प्लेन वापस आता है वैसे मार्स जाके वापस आएगा। बियॉन्ड यू एंड मी भाई, ऐसे भी लोग हैं दुनिया में और चाहिए ऐसे लोगों की जरूरत है। इट विल स्टॉप ओनली व्हेन आई, मेरा ये पागलपन तो तभी खत्म होगा जब मैं मरूंगा। सिर्फ हम ही नहीं है, हम तो ये जो सोच रहे हैं ना, ये कुछ भी नहीं है इनकी सोच के आगे। तो अगर वो ये कर सकते हैं तो ये तो कुछ भी नहीं है भाई। डिस्ट्रीब्यूटर को 18% मार्जिन देके ये करना है। हम ये भी नहीं बोल रहे कि हम लोग ये कर रहे हैं सोशल कॉस्ट के लिए तो आप 6% मार्जिन पे काम करो, ऐसा बोल रहे हैं हम डिस्ट्रीब्यूटर को। बोलते पेट भर के कमा भाई, खाली कैश पैसा दे दे। एक्स्ट्रा मार्जिन देके भी हम आपको डेवलप करेंगे, आपका बिजनेस बढ़ाने आपको हेल्प करेंगे। और क्या दूं भाई, और क्या दूं? कम है क्या ये? ठीक है। सो सही प्रेजेंटेशन चाहिए। कभी कभी ऐसा समझाने वाला आदमी चाहिए जो नजरिया बदल दे। और आरएसएम्स को ये स्किल तो खास सीखना पड़ेगा, आरएसएम्स स्टेट हेड को, लेकिन आरएसएम्स को खास ऐसे प्रेजेंट करोगे सामने वाले की सोच बदले। नजरिया, पर्सपेक्टिव बदलना बहुत जरूरी है, तभी लोग आपको समझेंगे, वरना नहीं समझेंगे। सबसे ज्यादा सक्सेसफुल होगी वही कंपनी, सबसे ज्यादा सक्सेसफुल होगी जिसका मकसद पैसों से कई गुना आगे का है, जो बियॉन्ड प्रॉफिट सोच रहा है, जिसको आज के प्रॉफिट के बारे में चिंता है ही नहीं, जिसको सिर्फ पैसों से ऊपर कुछ हासिल करना है। और ऐसा नहीं कि ऐसी टाइप की चीजें सुनने के बाद हमने ये बिजनेस मॉडल डेवलप किया। ये इनबिल्ट सोच होती है कि हमको कुछ ऐसा करना है
बाद में फिर जब हम ढूंढने निकलते तो ऐसे लोगों की सोच भी हमको मिलती है कहीं से। स्लोगन पढ़ के कॉन्सेप्ट नहीं बनाया है, कॉन्सेप्ट दिमाग में था, इसलिए ऐसे स्लोगन हमको कहीं से मिलते हैं, लोग हमको शेयर करते हैं। अंडरस्टूड प्रॉपरली और नॉट, दिस ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट बीन क्रिएटेड ओनली फॉर प्रॉफिट्स। हमको एक पॉजिटिव इंपैक्ट क्रिएट करना है इंडियन ट्रेडिंग रिटेलिंग इकोसिस्टम में एंड इंडियन मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम में। आवर पर्पस इज बियॉन्ड मनी। वरना अगर सिर्फ पैसा इन सभी का पर्पस होता तो वो तो इतना है ऑलरेडी कि इनको कुछ करने का जरूरत नहीं है। जैसे मैंने बोला कि दूसरे बिजनेसमैन घर बैठ जाते, ऑफिस जाना छोड़ देते, ये भी छोड़ देते, यहां थोड़ी बैठे होते आपके साथ। This is an evidence about the commitment and dedication, unconditional commitment and dedication towards this business and this idea, this mission. और मैंने इसीलिए कहा आपको कि आप हमारे साथ लंबा चलोगे तभी जब आप हमारी तरह सोचोगे, हमारे गोल को अपना गोल समझोगे, हमारे मिशन को अपना मिशन समझोगे। और रोज जब घर से निकले तो याद रखना, यू आर नॉट परफॉर्मिंग योर ड्यूटीज, यू आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन अ मिशन। आपका डेफिनेशन ऑफ वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। डिज्नी में कहा जाता है कि किसी को भी पूछो व्हाट इज योर रोल, किसी भी एम्प्लॉइज को, तो वॉल्ट डिज्नी इनको ट्रेन किया करता था। एंड दिस एग्जाम्पल बहुत इलैबोरेट तरीके से, इतने एग्जाम्पल के साथ बिल्ड टू लास्ट, जिम कॉलिंस की बुक है, उसमें लास्टिंग ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बहुत कुछ लिखा है। लेकिन बोले द डेफिनेशन ऑफ वर्क, डिज्नी के किसी भी एम्प्लॉय को पूछो, चाहे मैनेजर को, सफाई वालों को, किसी को भी पूछो, व्हाट इज योर रोल? माई रोल इज टू मेक द पेट्रन्स लाफ। जितने लोग डिज्नी को विजिट करते हैं ना, उनको हंसाना, यही हमारा रोल है। सफाई वाला भी यही बोल रहा है, मैनेजर भी यही बोल रहा है। हम सब यहां है क्यों? मुस्कुराहटें फैलाने के लिए। आप डिज्नी क्यों आते हो रोज? लोगों को हंसाने के लिए। डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। जैसे मैंने कहा ना, पीपल डोंट बाय गारमेंट्स, दे बाय पर्सनालिटी। तो किसी कपड़े को सेल्समैन को पूछेगा ना व्हाट इज योर रोल, तो उसको बोलना चाहिए आई डेवलप पर्सनालिटीज, आई हेल्प पीपल डेवलप देयर पर्सनालिटीज, आई एम नॉट सेलिंग क्लोथ्स। जिसको अपना जॉब रोल डेफिनेशन समझ में आ गया ना, वो अपने काम को बहुत एंजॉय करता है और उनका हमेशा परफॉर्मेंस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा। स्टीव जॉब्स being the richest man in सिमेट्री यानी कबर। कबर में एज अ सबसे सक्सेसफुल, सबसे ज्यादा अमीर आदमी बन के कबर में जाने में मेरे को इंटरेस्ट नहीं है। गोइंग टू बेड एट नाइट, रोज रात को जब मैं सोने जाऊं तब मैं अपने आप को बोल सकूं कि टुडे आई डिड समथिंग वंडरफुल, आज मैंने कुछ नया किया, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी किया, कुछ अच्छा किया। इसमें मेरे को ज्यादा इंटरेस्ट है। कबर में सबसे अमीर आदमी बन के जाने में मेरे को इंटरेस्ट। और ये जितने भी लोगों के मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, ये क्या एवरेज लोग हैं? ये दुनिया चलाते हैं भाई। ये 10 नाम जो मैं बोल रहा हूं, एलॉन मस्क, स्टीव जॉब्स था, आज भी उसकी कंपनी है, बिल गेट्स, वॉरेन बफेट, ये वो लोग हैं जो दुनिया चला रहे हैं आज। हमको लगता है सरकारें दुनिया चला रही है, वो यूनाइटेड नेशंस चला रहे, नहीं, ये 10 आदमी दुनिया चला रहे। इतना इनका इन्फ्लुएंस है। और आप इनके वीडियोस देखोगे, आपको वो ईगो नहीं दिखेगा इनमें, विजडम दिखेगा, विजडम, नेक्स्ट लेवल थिंकिंग का एक आपको इफेक्ट दिखेगा। उठाओ अपने आप को, लिफ्ट योरसेल्फ to greater heights, to greater level of thinking.
Understand your job role. It is not performing duties, it is contribution. Lift yourself in your spirits, in your presentation, in your communication, in the way you carry yourself. बोलना पड़े कि भाई जॉब रोल स्टार्ट करो तो पंच करो, इट्स अ शेम. डे एंड पे रिपोर्ट करो, ये बोलना पड़े तो इट्स अ शेम. क्योंकि वो ऑर्डिनरी एक्ट आपका जो होता है उसके लिए हमको ऑर्डिनरी बनके उस बात पे आपका फॉलोअप करना पड़ता है, हमारे एक्स्ट्राऑर्डिनरी मिशन को छोड़ के कि भाई तूने आज रिपोर्ट क्यों नहीं किया, एक्सपेंस क्यों नहीं भेजा. इट इज अ डिस्टर्बेंस. प्लीज हमको इन चीजों से बचाओ. इट्स योर ड्यूटी, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सबमिट योर रिपोर्ट एट द डे एंड, ताकि हमको पता चले कि आज आपका कंट्रीब्यूशन क्या था, आज आपने कंपनी के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए कौन सा स्टेप लिया. वी वॉन्ट टू नो दैट. हमको भी तो ये स्टीव जॉब्स की तरह रात को सोने जाए तो सेटिस्फेक्शन चाहिए ना कि आज कुछ अच्छा हुआ, और हमको रिपोर्ट में यही देखना है आज क्या अच्छा हुआ. बाकी रिपोर्ट क्यों देखेगा कोई? हाँ, हमको पुलिसमैन तो है नहीं कि जो गलती करो तो भी घर आता है. आपकी गलतियां देखने के लिए रिपोर्ट पढ़ते हैं हम लोग. एज अ बिजनेसमैन आपका रिपोर्ट क्यों पढ़ेगा? प्रमोटर्स आपके रिपोर्ट क्यों चेक करेंगे? आपका फॉल्ट निकालने के लिए, आपकी गलतियां निकालने के लिए. वो तो सिर्फ आपके रिपोर्ट में, डेटा में ढूंढ रहे कि आज क्या नया हुआ, आज क्या मीनिंगफुल हुआ, आज क्या प्रोग्रेस हुई. दैट इज अवर पर्पस. सो प्लीज, reporting at the day end is a moral responsibility. You have been paid for that. We are not asking you to do that for free. You have been paid for that, right? And work ethics का एक principle है कि अगर you are paid for 10 hours of work और उसमें आधा घंटा भी अगर आपका फोन में गया ना तो आपने आधे घंटे की चोरी की. Yes? Because वो आधा घंटा you were paid by the company, but you were not working for the company. You were busy with the phone. Nobody is going to tell you this, but your conscience will tell you that you have cheated for half an hour. So उसी 10 hours में your reporting time comes. Please fulfill your responsibilities so that हम बड़े पिक्चर पे फोकस करें, छोटी चीजों का टेंशन हमको ना लेना पड़े. Understood? I am trying to address multiple issues through this. Because please understand कि जब मिशन बड़ा होता है, something beyond money, अगर हम कुछ बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, हम कोई इंपैक्ट पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई नोबल ऑब्जेक्टिव है हमारा, तो ये छोटी छोटी बातों में जितना एनर्जी हमारा कम जाएगा उतना हम बड़ी चीजों पे फोकस कर पाएंगे. प्लीज सेव अस फ्रॉम दैट.